For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप का पार्ट 1 पढ़ना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने सेटिंग अप में सबसे पहले यह डिस्कस किया था कि ये पूरे के पूरे सेगमेंट को पार्ट 1 को जो हम पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस बस ये है कि अगर हमें किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे दिमाग में आता है कि आखिर किस तरीके से और किस फॉर्म में बिजनेस को हम क्या करें, स्टार्ट करें। और जब बिजनेस को स्टार्ट करने का फॉर्म आपने सोच लिया तो वो सोचने के लिए, उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आप कुछ चीजों से गुजरते हैं, और वो होता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, कितने पैसे आप लाना चाहते हैं लोगों से, कितने लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, डिसीजन में किनको पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, प्रॉफिट कितना खुद अपने पास रखना चाहते हैं, कितना कंट्रोल लोगों को देना चाहते हैं, आने वाले दिनों में अकेले बिजनेस करते रहेंगे या बाहर के कंपनी के साथ मिलेंगे, इंडिया से सिर्फ फंड रेज करेंगे, इंडिया के बाहर से फंड रेज करेंगे, किस किस मोड में करेंगे। इन सारे चीजों को बेसिस पे आप तय करते हैं कि आपको किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, यानी किस फॉर्म में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। ये चैप्टर हम लोगों ने जो बहुत सारे चैप्टर कर लिए उसके बाद इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि यहां पे बहुत सारी बात हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहेगा, और कुछ चीज यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के लिए दिया हुआ है, हमारे कोर्स का पार्ट है, इसीलिए बस वो क्या किया हुआ है, लिस्ट में लिखा हुआ है, और रियल में जो है वो हमें उन चीजों को रेक्टिफाई नहीं करना। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी काम कर रही तो उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, बहुत सारे लेबर लॉ एप्लीकेबल होंगे, लेकिन मुझे बताइए क्या ये हमें रटना पड़ेगा कि ये लॉज जो है वो एप्लीकेबल होता है, ये हमें क्या करना है, रटना है? नहीं, लेकिन हमें जानना जरूर पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि कल को जब हम ऑडिट के लिए जाएंगे तो ऑडिट तो हम तभी ना कर पाएंगे जब हमें पता रहेगा कि इन जगहों पे कौन कौन सा लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। बस उसी एक छोटे से पर्पस के लिए, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका जिसका नाम है SACMDD, यानी कि सेक्रेटेरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, सेक्रेटेरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो वहां जब जाएंगे तो और डिटेल में देखेंगे। यहां बस इन्होंने बताया है कि अगर हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हम किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, यहां पे आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। अभी उस लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लायंस करने नहीं जा रहे, सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, हमारा काम आइडेंटिफाई करना है। आप कहेंगे सर ये तो शुरू में बताना चाहिए। नहीं, अगर शुरू में बताता तो आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेरी आता, जैसे ही कोई एक वर्ड बोलता और मैं आगे बढ़ता तो आपको लगता क्यों आगे बढ़ गए, थोड़ा और इसके बारे में बताते। लेकिन अब जितनी भी बात हम लोग करेंगे सबके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप सुने रहेंगे, और जिनके बारे में नहीं सुने हैं वो हम लोग जो है वेरियस लाइसेंस नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, जो 2-3 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। तो वहां पे वो बचा हुआ चीज भी हम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। लेकिन उस चैप्टर से पहले हमें इसलिए इसको करना पड़ेगा ताकि वहां पे जब हम लाइसेंस ले रहे हो तो हमें पता रहे कि हाँ हमने तो ये पढ़ा था कि अगर किसी तरह का बिजनेस हमें स्टार्ट कर रहे हैं तो इस तरह के बिजनेस में ये वाला लॉ एप्लीकेबल होता है, और उसी लॉ के तहत हम ये वाला लाइसेंस क्या करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। आज आप ये देख लेंगे कि ESI का लाइसेंस लेते हैं, FSI का लाइसेंस लेते हैं, और उस दिन वो लाइसेंस लेना भी सिखला दूंगा। इसके तहत आप देखेंगे कि GST चाहिए, और उस दिन थोड़े GST पे ज्यादा बात करेंगे, और उससे भी ज्यादा जो मॉड 2 में है उनका जब GST स्टार्ट होगा, वह है अभी, तो जब GST स्टार्ट होगा तब तो आप जम करके धुन करके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में हमें देखना क्या है कि अगर कोई एंटिटी है, अगर बिजनेस करने का कोई भी तरीका है तो उस बिजनेस पे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है कि आपने बिजनेस का कौन सा फॉर्म चुना है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने बिजनेस का कौन सा फॉर्म चुना है, इसके बेसिस पे कुछ लॉ की एप्लीकेबिलिटी आती है, और कुछ एप्लीकेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री को चुना है। आप कहिएगा सर दोनों एक ही जैसा लग रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक हुआ कि आपने जो है वो कौन सा जो है वो क्या चुना है, तरीका चुना है, फॉर्म चुना है, और एक है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री में फॉल करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप जो हैं वो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट इट प्रोप्राइटरशिप से कीजिए, आप पार्टनरशिप फर्म बना के कीजिए, आप कंपनी बनाइए, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, जो बनाना है बनाइए। तो ये हुआ बनाने का तरीका। लेकिन आप किस इंडस्ट्री में हैं?
अगर आप जो है वो बैंकिंग बिजनेस में जाते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, तो फिर यहां पे बात आती है आप प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या बनेंगे, ये तो हुआ बनाने का तरीका। लेकिन यहां पे बैंकिंग कंपनी में है, इसीलिए बैंकिंग इंडस्ट्री के तहत आप है तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक क्या लगेंगे, लॉज लगेंगे। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में है तो कुछ स्पेसिफिक लॉज लगेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि आप जो है वो किसी ऐसे आईटी सेक्टर में है तो क्या लगेंगे, कुछ अलग तरह के लॉज लगेंगे। यही दोनों बातों को हमें यहां क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिएगा जब चीजों को पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा सर 2 बार 3 बार तो कर चुके हैं ये बात, कोई बात नहीं है, और एक बार सही और फिर बताऊं। बहुत धुन के तो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा ही होगा, कुछ मैंने भी आपको सेटिंग अप में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और उसके बाद मैं यहां पे आपको लेकर के आ रहा हूं। तो देखिएगा मैंने ही जो इस बीच में बताया है वही चीज यहां पे कितने बार रिपीट होता जाएगा। मैंने पहले ही आपको कहा था आपके सेटिंग अप का जो चैप्टर का अरेंजमेंट किया गया है, अगर मैं सही में बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। आप कहिएगा सर आप अपने आप को बहुत तोप चीज समझते हैं, मैंने कभी नहीं बोला। मैं तो हमेशा गरीब और तुच्छ प्राणी बोलता हूं कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है और सीखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज और जहां तक मेरा एक्सपर्टीज जाता है उसमें इस चीज को अगर मुझे कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता तो मैं इसे एक चैप्टर में पढ़ाता, और मेरे लिए वो सारे के सारे चीज टॉपिक होते और इतना ब्यूटीफुल उसका कनेक्शन होता। लेकिन फिर कहते हैं ना कि मुझे जो लोग मिलते हैं वो भी महान है। पता चला कि अगर मैंने वैसे पढ़ाया तो आप जो है बोलेंगे सर उसमें तो 13 चैप्टर है, हमारा तो एक चैप्टर हुआ, ये टीचर तो सब छोड़ देता है। ये भी समस्या है। तो कभी कभी ना जब ज्यादा सोचते हैं आप तो शायद दूसरे के लिए बहुत अच्छा नहीं हो पाता। जैसे सिक्योरिटीज लॉ में आप कुछ भी करेंगे, मैं स्टॉक एक्सचेंज में कैसे एक जगह करके आपको यूनिट करके पढ़ाया। अब आप जरा वो एक्सपीरियंस लेकर के देखिए, हमने नोट से भी पढ़ना शुरू किया था, लेकिन सोचिए हमने अगर एक राउंड सबका बेस पढ़ लिया तो हमें ज्यादा जो है वो कंफर्ट लग रहा था या नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही इस चैप्टर को अगली बार तो मैं कोशिश यही करूंगा कि एक बार में जो है वो टॉपिक लेकर के चलूं, जहां एक बार अगर कोई टॉपिक आया तो वो वहीं पे उसका पूरा सर्वनाश कर दिया अच्छे सेंस में, तो पूरा का पूरा जो है वो खत्म। ताकि फिर अभी क्या होगा कि अभी भी सेक्शन 8 आएगा, सेक्शन 8 पहले भी पढ़े, इसके बाद वाले चैप्टर में फिर निधि आएगा, निधि पढ़ा है या नहीं, तो ऐसे करके बीच बीच में आएंगे। और यही अगर ऐसा होता कि कहानियों में लेकर के चलते, निधि आया तो निधि का सत्यानिधि यहां कर दिए रहते कि इसके बाद जो है वो निधि फिर निधि कहनाने लायक नहीं रहे। एनीवे जैसे है करते, अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा, एवरीथिंग इज हैविंग सम गुड थिंग। तो चलिए जरा यहां सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो देखते हैं कि लीगल इंप्लीकेशन क्या है मेजर बिजनेस टाइप में। और मेजर बिजनेस टाइप हम किसको लेते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, और कंपनी में दोनों प्राइवेट पब्लिक और 1 पर्सन। अब आप बोलेंगे सर सेक्शन 8 वो भी आगे थोड़ा सा बात कर लेंगे, तब तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेजर एक जगह लिया क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि हम आपस में क्रॉस कंपैरिजन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर इस बात के लिए हम करें तो क्या कोई फॉर्मल तरीका है इसका, नहीं। किसमें, प्रोप्राइटरशिप में। याद कीजिए ये चीज तो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, बिजनेस फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस नहीं पढ़ा था हमने, सेटिंग अप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा था, जहां से स्टार्ट किया था। पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, कंपनी के फॉर्म में बस मैंडेटरी। ऐसे करके दिमाग में वर्ड रहना चाहिए, और ये नहीं कि ये पूरा सर हमें याद रखना, कुछ भी इसमें से याद नहीं रखना, मेरा बस चले तो कट्टो। तो इसीलिए बस सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखिए और कंपैरिजन करते हुए चलिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है यहां पे नहीं, पार्टनरशिप के केस में ऑप्शनल है, चाहे तो करे चाहे तो। अगर नहीं किया तो ऐसे केस में आपके ऊपर लायबिलिटी सारी रहेगी, उससे नहीं बच सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पर्सन को स्यू करना है तो आपके पास लीगल डिफेंस अवेलेबल नहीं है। लायबिलिटी एलएलपी के केस में मैंडेटरी है या नहीं, ये भी है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के केस में किस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। 1 पर्सन कंपनी भी किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। लीगल स्टेटस कह रहे हैं नॉट रिकॉग्नाइज एज सेपरेट एंटिटी, सही बात है, और इसको भी हम सेपरेट एंटिटी, लेकिन एलएलपी को तभी हमने पढ़ा था। पार्टनरशिप का और कंपनी का बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन ये है, ये भी जो है वो पब्लिक और प्राइवेट क्या है, सेपरेट, और 1 पर्सन भी क्या है, सेपरेट जो है वो एंटिटी है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में
किनका? किस लायबिलिटी को लेकर के? चाहे वो पार्टनरशिप के ऊपर लायबिलिटी हो, चाहे एक पार्टनर ने किया हो उस केस में भी, क्योंकि एलएलपी में बस इतना सा ही अंतर है। एवरी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अकाउंटेबल, इसमें जो है वो नहीं होता है अपने दूसरे पार्टनर के काम के लिए, किसमें? लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? अगर एक पार्टनर ने किया है तो दूसरे पार्टनर के ऊपर उसकी क्या आएगी? लायबिलिटी आएगी। चलिए, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी। रुकिए जरा, इस लिमिटेड लायबिलिटी पे अगर कुछ बोलना रहे कि क्या सेंस हुआ लिमिटेड लायबिलिटी का, गलती किया, थोड़ा लिख दिया है ना, कुछ मत देखिए, तभी क्या भरोसा करें, जब बोलेंगे नहीं तो आप तो देखेंगे ही। लायबिलिटी को लेकर के कुछ बताइए, यहां कह रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का क्या सेंस हुआ यहां पे, क्योंकि बहुत बार हमने ये जिक्र किया है। पहले तो आपने कंपनी लॉ में खूब पढ़ा है, फिर मैंने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा था, बहुत बातचीत हमने की है। तो अब जरा आपके पास समय है 30 सेकेंड, और अब आप मुझे बताएंगे कि इस लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है। गुड, मेरा कंसर्न यहां तक ही था, वेरी गुड। यही मैं कह रहा हूं, एक जो छूट रहा है, आप लोग गारंटी भी कह रहे हैं और शेयर भी कह रहे हैं, और मैं आपको हिंट लगातार दे रहा हूं कि एक कुछ, क्योंकि अनलिमिटेड तो ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हम तो लिमिटेड लायबिलिटी में अगर आ रहे हैं तो लिमिटेड तीन तरह से लिमिटेड हुआ, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स एज वेल एज गारंटी। ऐसे करके जब हम कह देते, देखिए आंसर करने का ही तरीका है, और जब हम ये कर देते तो सामने वाले को लगता है कि इसके दिमाग में हर चीज क्या है, क्लियर है। तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि लायबिलिटी क्या है हमारी, लिमिटेड है। किस केस में? पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के केस में, और 1% के केस में भी क्या है, लिमिटेड। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर, प्रोप्राइटर में तो सोल प्रोप्राइटर मतलब ही एक बंदा, पार्टनरशिप में जितने क्या होंगे, पार्टनर होंगे, मैक्सिमम क्या लिमिट है अभी, अब ये चेंज होना, ये अथॉरिटी के हाथ में, फिलहाल कितना है 50, यानी कि एक लिमिटेड नंबर ही होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी की तो इसमें मिनिमम का क्राइटेरिया, मिनिमम 2, और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी, अगर 2 ही पार्टनर है तो दोनों क्या होंगे, डेजिग्नेटेड भी होंगे। और मैक्सिमम पे कोई लिमिट है, बस इसीलिए जो पार्टनरशिप में रहते हैं वो धीरे से कहां निकल जाते हैं, जब उनके पार्टनर ज्यादा होने लगते हैं तो। और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम, पब्लिक के केस में मिनिमम, हाँ जरूरी थोड़ा ना पहले कोई प्राइवेट ही पूछेगा कि आप 2 ही बोलेंगे, तो पब्लिक के केस में मिनिमम और मैक्सिमम, प्राइवेट के केस में और मैक्सिमम। ठीक है। अब ये आपका फिर 200, ये क्या हो सकता है, लायबल टू बी, ये अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन यहां पे लिमिट क्या है, कोई लिमिट नहीं है, किसमें, पब्लिक के। 1% कंपनी के केस में भाई नामी है, क्या होगा 1%, और वो क्या करेगा, एक नॉमिनी को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप ट्रांसफर होगा नहीं, अकेला आपके नाम पे था, खुद गए, सेवा भी खत्म। पार्टनरशिप भी ट्रांसफरेबल है, नो। लेकिन एलएलपी है, एलएलपी अपने सारे वो बेनिफिट को अचीव कर लेता है, जो बेनिफिट किसको दे रहे हैं, जो हम कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफर हो सकता है, और 1% के केस में हो सकता है नॉमिनी के पास चला जाता है। टैक्सेशन इंडिविजुअल का, इसमें जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट होगा उस पर पार्टनर्स को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जो भी सेस चार्ज लगेगा वो देगा। एलएलपी का भी जो प्रॉफिट होगा उस पर क्या लगता है, और यहां पे जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को लगा उस पर भी क्या लगेंगे, बशर्ते सेक्शन 8 कंपनी वगैरह रहा तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और 1% कंपनी के केस में भी टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। एनुअल या स्टैट्यूटरी मीटिंग, क्या बताइए, प्रोप्राइटरशिप के केस में रिक्वायर्ड है, नो। पार्टनरशिप के केस में नो। एलएलपी के केस में स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट के केस में है। 1% कंपनी के केस में भले 2 ही होंगे, लेकिन है या नहीं है। ठीक है। एनुअल फाइलिंग, आरओसी के पास प्रोप्राइटरशिप को करने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप को, तभी तो सेक्रेसी क्लॉज में हमने देखा था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, एलएलपी को बिल्कुल देना है, पब्लिक प्राइवेट को, 1% को, बस नॉर्म्स थोड़े कम जरूर है, लेकिन 1% कंपनी को भी क्या करना है, फुलफिल करना रहेगा। अगर हम बात करें इसमें एग्जिस्टेंस और
सर्वेबिलिटी के केस में। तो प्रोप्राइटरशिप एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? लिमिटेशन हो गया, नहीं हो गया? अगर प्रोप्राइटर नहीं तो एग्जिस्टेंस खत्म। यही चीज किस केस में हो जाता है? पार्टनर्स। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा होता है, ये वॉलंटरी चला जाता है। और पब्लिक और प्राइवेट के केस में कहा ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जब तक वो चाहेंगे नहीं अपने आप को डिसॉल्व करना तब तक डिसॉल्व नहीं होगा, या फिर खुद से चाहेंगे या कुछ क्या हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन। एग्जिस्टेंस नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर कैन बी डिफाइंड वॉलंटरली। किसमें? 1% कंपनी में भी। फॉरेन ओनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अलाउड है? नो। पार्टनरशिप के केस में, एलएलपी के केस में है। याद होगा आपको एफडीआई का 100% ये होना चाहिए। अभी तो पिछले क्लास में ये किया है ना हमने। और सिर्फ ऑटोमेटिक रूट से नहीं आ सकते, किस रूट से आएंगे? अप्रूवल रूट से, जिसको गवर्नमेंट रूट बोलते हैं। और ये भी तब उसको प्रायर अप्रूवल बोलते हैं, गवर्नमेंट रूट बोलते हैं या अप्रूवल रूट बोलते हैं। और वहां जहां पे क्या होगा, अगर आपका जो है वो 100% एफडीआई क्या है, अलाउ है। और मैंने आपको कहा था डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फेमा पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान जाइए कि इंडिया से बाहर के लोग जब इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाहते हैं और अपना पैसा लेकर के आते हैं और सारा का सारा स्टेक खुद अपने पास रखेंगे, तो उस फॉर्म में कहा गया कि ये अलाउड तभी होगा जब हमने लिखा है कि इंश्योरेंस में 100% जो है वो एफडीआई अलाउड है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने लिखा है कि इंश्योरेंस में जो है वो 26% एफडीआई अलाउड है, तो अगर कोई कंपनी जो है वो 1 करोड़ से बन रही है तो उस केस में आप 26 लाख तक का जो है वो पैसा लगा करके शेयर ले सकते हैं। बाकी 74 जो है वो किसके पास रहेगा? इंडियन के पास रहेगा। अच्छा, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड बी पार्ट ऑफ क्या? 1% कंपनी। अच्छा, कंपनी के केस में होगा। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, पब्लिक में तो खास करके खूब पैसे बाहर से लगते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आरबीआई से आपको कौन सा अप्रूवल मिला है। और अगर सही में बोलूं तो आरबीआई का सारा अप्रूवल ही वो फेमा में दिया हुआ है और बहुत लंबा चौड़ा वहां पे इतिहास है। शेयर्स लीजिए, कहीं भी और लगाइए तो उसको लेकर के दिया हुआ है, कब स्पेशल परमिशन चाहिए, कब जनरल परमिशन चाहिए, क्या होता है स्पेशल परमिशन, क्या होता है जनरल परमिशन, सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेमा। और फेमा है आपको मॉड 2 यानी कि ग्रुप 2 में है, बेसिकली इकोनॉमिक लॉ में है। चलिए, हमने एक सारा कंपैरिजन कर लिया। अब सारे एंटिटी का किया, कौन सा बचा? एक इंपॉर्टेंट, बस इसीलिए दोबारा कर रहे हैं। सेक्शन 8 क्या हमने कम पढ़ा है? एक तो पहले आपने जी भर के कंपनी लॉ में पढ़ा, फिर हमने भी यहां पे सेटिंग अप में भी कम नहीं, बल्कि मैंने बोला थोड़ा ज्यादा ही, ताकि वो रिएक्शन तो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं मदद कर देगा। कंपनी लॉ का एक राउंड रिवीजन भी हो जाएगा। अब बस यहां पे देखते जाइए और देखते हैं आपको कितना कुछ याद है। रिवीजन भी हो जाएगा अभी तुरंत। मुझे लगता है 2 ही क्लास पहले तो हमने किया है, एलएलपी से पहले तो यही किया है ना, सेक्शन 8 वाला कॉर्पोरेट एंटिटीज में किया था हमने। चलिए, अगर बात करें कि सेक्शन 8 कंपनी का पर्पस क्या है, बोलते जाइए जल्दी जल्दी। कभी भी इरादा है प्रॉफिट लेने का? साइंस, कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, किसी न किसी वेलफेयर तरह के काम को करने के लिए आए हैं। जो भी काम कर रहे हैं लीगल काम करेंगे, लेकिन इरादा प्रॉफिट अर्न करने का। और अगर इरादा प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है तो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हुए होंगे, जो अभी भी एग्जिस्टेंस में होगा सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग 1956 में। अब कोई नया बनेगा तो किसमें? सेक्शन में, ठीक बोल रहा हूं, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग 1956 में। तो ये कौन रोकेगा? तो कहां रोका? अच्छा, धीरे से बोल। सेक्शन 8 नए के अकॉर्डिंग और सेक्शन 25 ठीक है ओल्ड के अकॉर्डिंग। और ये अपने मेंबर्स को क्या डिविडेंड दे सकते हैं? तो जो लोग सेक्शन 8 कंपनी में है, हमने कहा कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो जो लोग वहां पे, या फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह है, तो जो लोग वहां काम करेंगे उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, आप उनके काम के बदले में उनको पैसे दे सकते हैं। लेकिन जैसे हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के मेंबर होते हैं, और वो कंपनी के मेंबर क्या करते हैं? आपस में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिविडेंड। वो बेसिकली मिलने वाला, जो भी लोग वहां काम करें, मैं भी काम कर रहा हूं तो किस कैपेसिटी में काम करूंगा? एज एम्प्लॉय। आप भी करेंगे तो एज एन एम्प्लॉय काम करेंगे, चाहे छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल पे, किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। कहा गया कि इनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, देखिए जरा। एक्सेस टू टैक्स बेनिफिट, टैक्स एग्जम्पशन है या नहीं?
जीरो स्टाम्प ड्यूटी, एमओए और एओए जब हम फाइल करते हैं तो हमारा ऑथराइज कैपिटल के बेसिस पे हमें स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है या नहीं? सेक्शन 8 कंपनी को देना पड़ता है? नहीं, वो एग्जम्प्टेड है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही नहीं, ये मैंने डिटेल में भी यहां पे दिया है ताकि आप चाहें तो उसको क्या कर सकें, पढ़ सके। लेकिन इतने बार हमने किया हुआ है कि हम यहां से ही चीजों को कर रहे हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम, सफिक्स प्रीफिक्स लगाने का नेम में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत है? याद कीजिए, रिलायंस फाउंडेशन ऐसे करके नाम भी तो हम लोगों ने जो है वो देखा था। इंप्रूव्ड क्रेडिबिलिटी, क्यों भाई? क्योंकि कहते हैं कि जब इरादा ही जो है वो इनका प्रॉफिट का नहीं है तो लोग इन पे भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए पैसे ले रहे हैं वो करेंगे और हमारा चीज तो हमें वापस क्या करेंगे, जरूर देंगे। क्योंकि जब पैसा आपस में बांटना ही नहीं है तो जिस काम के लिए बस वो काम करेंगे और हमसे जो लिए हुए वो हमारा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो बैंक हो, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर इनसे हम पैसे लेते हैं तो हम पे वो क्या करते हैं, ज्यादा रिलाई करते हैं। जनरल मीटिंग, इसको लेकर के क्या प्रोविजन? हाँ, इनके पास जो है वो ये फैसिलिटी है कि हम बाकी केसेस में 21 डेज का हमें क्या देना पड़ता है और इनके केस में 14 भी। देखिए, बेनिफिट ही तो दे रहे हैं। क्यों बेनिफिट दे रहे हैं? कह रहे हैं नेक काम कर रहा है और कह रहा है कहीं भी इरादा क्या नहीं है। और यही नेक इरादा वाला याद है ना जो मॉड ग्रुप 2 में भी है। रुकिए तो जरा, ऐसा ही जो है कुछ नेक इरादा से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था और एक खास तरह का एंटिटी बना था और वहां पे एक जोरदार जो है वो बेईमानी हुआ और उसके बाद वहां पे बड़े सारे चेंजेस आए। मैंने जो है वो पूरे कहानी का थोड़ा सा पार्ट बोला है। अब आपको ये कहानी को पैक करना है समरी में। क्वेश्चन सुन लिया? ठीक है, हाथ उठाइए जिनके जिनके पास आंसर है। नहीं याद आ रहा है? ऐसे ही गायब रहिए, सोचिए सोचिए। आपको याद आ रहा है प्रतिभा? हाँ तो बोलिए साफ से, कहां पढ़ा था? कुछ कुछ भूले बिसरे गीत की तरह याद आ रहे हैं, है ना? हाँ जी, हर्ष बाबू। अंकित आए हैं, अच्छा हाँ। हाँ जी, हाँ। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे मुझे गोली दे के थोड़ा भाग सकते हैं। बहुत अस्थिर आदमी हूं और बहुत आराम से चलता हूं, लेकिन से अभी अगर मैं बोलूंगा, रुकिए जरा, आपको माफ कर दूंगा। जल्दी से 3 एक्ट्रेस का नाम बताइए एकदम तेजी में, एकदम बोलिए बोलिए। हाँ, हीरोइन का उनका पूरा नाम जरा बताइए। सरनेम तक में चूक हुई, लेकिन यहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलने में 3 बार जो है वो क्या हो गया, गड़बड़। और आलिया भट्ट तक गया, दीपिका पादुकोण तक गया, नहीं गया? सब गया, प्रियंका चोपड़ा तक गया। और अभी अगर और आगे पूछूंगा कि अब उनके सरनेम में कोई चेंज आया है तो वो भी शायद आ जाएगा। नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ था, कौन सा था इनसाइडर ट्रेडिंग वाला? तो वहां से ये कैसे जुड़ा, ये जो मैं सेक्शन 8 वाला कुछ कहानी कह रहा था, ये कैसे हुआ? ठीक है, बताइए इधर। उन्नति।
तो 3 वर्ड आया था, डीम्यूचुअलाइजेशन, इनकॉर्पोरेटाइजेशन, और हमने जो इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोविजंस को और क्या कर दिया। और बात ये हुई थी कि ये उस समय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, यही सेक्शन 8 था जो उस समय सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता था, और वहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम हुआ था, आनंद राठी ने किया था, वो उस समय जो है वो प्रेसिडेंट थे। मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ये सब डिसाइडेड केस है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का केस हुआ था और बोला गया कि अब आप नो मोर सेक्शन 8 कंपनी किसमें बदलना पड़ेगा, नॉर्मल कंपनी में बदलिए और नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाइए। तो बस वहां से हमने इसको कोरिलेट किया। बड़े सारे बेनिफिट बैठ करके ले रहे थे ना, टैक्स वगैरह, ये देखिए इतने सारे जो हमने दिया टैक्स का बेनिफिट सारा ले रहे थे और इधर घोटाला कर रहे थे। तो बोला इना चलबे और किसमें बदलिए, नॉर्मल कंपनी में बदलिए। मिनट्स ऑफ मीटिंग, यहां इनको कहा गया कि रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग और जो भी आपका अदर रिजोल्यूशन है वो एप्लीकेबल नहीं है। किनके ऊपर, क्या ये बाकी कंपनी के भी ऊपर है? नो, बाकी के ऊपर ये नहीं है। However, the minutes of meeting may be recorded within 30 days of conclusion of the meeting in case where the company's article provide by confirmation by way of circulation of minutes। कहा गया कि ये एक ऐसा क्लॉज है, अगर आपने आर्टिकल में डाल दिया है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं है। दे नीड टू प्रिपेयर द मिनट्स, और मिनट्स कुछ नहीं होता है। आपने कोई अगर मीटिंग बुलाई है तो उस मीटिंग का कंप्लीट वर्किंग और उस मीटिंग में क्या हुआ उसको लिखना, उसका क्या कहलाता है, मिनट्स। कुछ नहीं, आप 3 दोस्त आपस में बैठे और इस मीटिंग में आपने क्या क्या बातचीत की है उसी के रिकॉर्डिंग को टेक्निकली किस नाम से पुकारते हैं, मिनट्स के नाम पे। तो कहा गया कि ये कंपलसरी है बाकी कंपनी के केस में, इनके केस में कंपलसरी, लेकिन अगर जो है वो इन्होंने अपने आर्टिकल में लिख दिया है तो इन्हें भी 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, मिनट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। अब एक डायरेक्टरशिप को लेकर के है, खूब पढ़ा होगा आपने डायरेक्टर, बहुत बड़ा सा चैप्टर है। अब जरा हम लोग इस पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, क्या ख्याल है, थोड़ी बातचीत हो जाए। तो डायरेक्टर्स को लेकर के और कंपनी में डायरेक्टरशिप को लेकर के और कोई कंपनी कितना डायरेक्टर रख सकता है, इन दोनों चीजों को मिक्स करते हुए मुझे 4 लाइन में प्रोविजन को सम अप कर दीजिए। किसी कंपनी में डायरेक्टर कितने होंगे इसको लेकर के एक कंपनी में, और एक बंदा कितने कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है, इसको लेकर के जो भी एस्पेक्ट है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मुझे कंपनी लॉ आपकी तरह ही आता है। आप लोग तो बड़े लोग हैं, ये कैसे बोलूं, आपसे ज्यादा आता है। तो इसीलिए जो है वो बड़े सोच समझ करके चीजों को पैक करना। एक होता है लॉ को पढ़ना और एक होता है लॉ को 5 जगह से उठाना और तब आकर के पैक करना। और ये काबिलियत के लिए सीएस को रखा जाता है, वरना हर एक सेक्शन पढ़ के तो हर एक कोई समझ लेगा, लेकिन ये सेक्शन उठ करके उसमें घुसेगा, वो वाला उठ करके इसमें आएगा। कैजुअल वैकेंसी यहां पे ऐसे आएगा, सुना है ना नाम, कैजुअल वैकेंसी वाला पार्ट। फिर बोलूंगा तो आंसर होगा, आपको बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे, छोड़ दिया तब। तो अब आप मुझे एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं और एक बंदा कितने कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, इस चीज को लेकर के कम से कम ब्रीफ करते हुए 3-4 बातें तो एक जगह पैक कर दीजिए। और सोचने के लिए समय दिया 30 सेकेंड। देखिए, अब इन्हीं चीज को जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा बात करना पड़ेगा आपको कि अल्टरनेट डायरेक्टर, अगर आप कहीं अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी हैं तो भी वो 20 में क्या होगा, माना जाएगा। अगर आप सब्सिडरी में भी हैं किसी पब्लिक कंपनी के तो वो पब्लिक में काउंट होगा, ना कि किस में काउंट होगा। और अगर उसके होल्डिंग में भी है तो भी वो किस में काउंट होगा, इसका मतलब वो 10 वाले में ही काउंट हो जाएगा। 10 से ज्यादा वाले में आप पब्लिक कंपनी में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि 20 क्या आप पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, नो। कितने बन सकते हैं? तो अब बाकी जो विकल्प बचे वो किसके बचे? ठीक है, एक कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी का जो है वो एक जो है वो प्राइवेट कंपनी है। अब इसको प्राइवेट में लीजिएगा, पब्लिक में लीजिएगा, सब्सिडरी है, किसमें लेंगे? 10 का जो काउंटिंग और 20 के काउंटिंग वाले में कहा कि ये 10 वाले में चला जाएगा और इसको किसमें ले लेंगे? पब्लिक वाले में ले लेंगे। क्या एक प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी सब्सिडरी हो सकता है? क्या एक प्राइवेट कंपनी का सब्सिडरी एक पब्लिक कंपनी हो सकता है?
कोई भी चीज बोलने के लिए कुछ कुछ तो बेस रखेंगे, या ऋषि मुनि की तरह बोलेंगे जा बच्चा भला हो तेरा बुरा हो तेरा, कुछ तो लॉजिक होगा। आप कीजिए पहले, अभी और रिवीजन कीजिए किसका, कंपनी लॉ का, फिर किसी दिन हम लोग और बातचीत करेंगे। तो डायरेक्टर को लेकर के जो है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टर एनुअल मीटिंग और उसके बाद उसको SS1 और SS2 इनके साथ जब गुत्थम गुत्थी करते हैं तो जाकर के जो है वो मजेदार चीज निकलता है। जैसे पहला तो बोर्ड मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर SS1, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स राइट SS2, ये एक साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि SS सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इज नॉट कंपलसरी, पता तो होगा इतना, 1 to 6 तक कंपलसरी और बाकी को भी हम लोग करने वाले हैं। और मान करके चलिए कि लगभग जो है वो 10 तक तो इस साल कर ही देंगे, चल रही है तैयारी। यानी कि ये वैसा ही हो जाएगा जैसे ऑडिट में होता है, जो आपका फाइनेंशियल ऑडिट में जो है उनका जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS जिसको बोल देते हैं, वैसे ही AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ, और SS इज कॉल्ड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, जिसके बेसिस पे ऑडिट आप करेंगे, कमाएंगे, रोजी रोटी चलेगी, उसे भी शान से बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड SS। एनीवे, DP बोलूंगा तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट दिमाग में नहीं आएगा, क्या आता है एक ही बार में, तेरा DP तो बड़ा अच्छा लग रहा था, नहीं आपस में बात करते हैं। तो वैसे ही अगर SS कोई बोले तो SS का मतलब सिर्फ एक ही चीज आना चाहिए, क्या? हाँ, स्टेनलेस स्टील भी नहीं आना चाहिए। तो यहां पे कह रहे हैं मैक्सिमम लिमिट जो है वो 15 डायरेक्टर वाला, ये एप्लीकेबल होगा? नहीं, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए बेनिफिट्स ही इनको दे रहे हैं, जो कि बाकी कंपनी के केस में एप्लीकेबल होता है, हाँ जी, लेकिन इनके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा का क्या मतलब है? क्या बाकी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हाँ, और एप्लीकेबल नहीं होने का मतलब है कि इनके केस में स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां तक समझेंगे, सिर्फ ये नहीं कि आधा किसी ने बात बोला और नहीं क्लियर है तो उसको वैसे ही नहीं रखेंगे, क्लियर करेंगे कि यहां बोलने का मतलब एप्लीकेबल नहीं का मतलब है कि कोई भी 15 से ज्यादा जो है वो डायरेक्टर रख सकता है किसी भी कंपनी में, लेकिन 15 से ज्यादा 15 तक रखने के लिए SR की जरूरत, नॉर्मल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो तरीका है उस मेथड से करेंगे। लेकिन अगर 15 से ज्यादा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? तो SR, लेकिन इसमें कोई SR की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज कंपलसरी। ज्यादा देर नहीं है, हम लोग अब जैसे ही जो है वो पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज वाला पोर्शन, वहां पे LODR पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपको जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्लॉज बताऊंगा, जहां पे आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के लिस्टेड कंपनी में क्या कहा गया, क्योंकि मेरा ज्यूरिडिक्शन किसके तरफ है? लिस्टेड कंपनी को लेकर के, जब मैं CMSL आपको पढ़ा रहा रहता हूं। और कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा कि बाकियों के लिए भी जो है वो क्या कहा हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर के। यहां पे कहने कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो और भी बात यहां पे, लेकिन फिर अच्छा आपने सेक्शन 8 तो उसमें भी पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में भी था, ठीक है, हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सीड कर दिया, लेकिन कुछ रुकना पड़ा इसीलिए क्योंकि वहां पे बहुत डिटेल आपका और दिया हुआ है, वुमेन अपॉइंटमेंट, बहुत सारे एस्पेक्ट और भी इसमें होते हैं। चलिए उसको एज इट इज अपनी जगह रहने देंगे, इतना कम से कम दिमाग में जरूर रखेंगे। बोर्ड मीटिंग को लेकर के क्या कहा हुआ है? तो यहां पे उन्होंने बोला है कि 4 बोर्ड मीटिंग वाला क्लॉज इनके ऊपर अप्लीकेबल है नहीं, सिर्फ जो है वो 6 मंथ्स में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, ये वाला क्लॉज, वो 120 दिन का गैप सैप ये सब एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 178, और फिर मैं आपको भी ये बताऊंगा, आप यहां पे 178 कह रहे हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा एज पर LODR रेगुलेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन कमिटी और शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, ऑडिट कमिटी, ये सारे कमिटी में बताऊंगा। ऑडिट कमिटी भी आप पढ़े हैं कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, मैं बताऊंगा LODR के अकॉर्डिंग कि वहां ऑडिट कमिटी क्या कहता है। यहां पे कह रहे हैं कि ये कमिटी का काम क्या होता है, कुछ बताइएगा जरा, ये कमिटी करती क्या है और क्या है ये कमिटी? हाँ, दैट इज कॉल्ड ऑडिट कमिटी।
ठीक है, गुड। ये किसका काम हो गया? नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी। एंड देखिए, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी क्यों बनता है? ऐसा ना हो कि डायरेक्टर पैसे, पब्लिक कंपनी है, पैसे लेकर के आए और जब मैं बताऊंगा तब तो मैं इसको और जोड़ूंगा कि लिमिटेड कंपनी है, लोगों से पैसे लाएं और लोगों से पैसे लाने के बाद मस्त जो है वो अपना सैलरी रखा, क्योंकि अब तो कंपनी के पास पैसा आ गया। जोमैटो ने वो जम के जो है वो पब्लिक इशू लाया, पैसे तो ढेर सारे आ गए। अब जब पैसे आ गए तो अपने डायरेक्टर लोग आपस में, सब डायरेक्टर आपस में बैठ करके बोले कितना रखना है? रख ले 20 करोड़ मेरा, तेरा, चल दोनों 20-20 ही रख लेते हैं, चल तीनों 20-20 ही कर लेते हैं। ऐसे बैठ बैठ करके बांट रहे हैं कि हम अपनी सैलरी इतनी रख लेते हैं। कहा गया नहीं, इसी के लिए क्या होगा? कमिटी। और जब आप पढ़े होंगे वहां पे, मैं बताऊंगा आपको एलओडीआर में जहां मेरा जोन आएगा कि कैसे जो है वो इसमें कितने लोग होंगे और इसके चेयरपर्सन कौन होंगे और किसमें इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ऐसा इसीलिए ताकि उनका कोई रिलेशन ना रहे, नहीं तो पता चला जो डायरेक्टर है वही अगर इस कमिटी में है तो फिर कहते हैं बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया और बोला कि जरा ध्यान रखना। कहा गया कि नहीं, इसमें वो लोग होते हैं जिनका कोई पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होता और वो तय करेंगे कि वाकई में इनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी पोस्ट पे काम करने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि चाहे सीए हो, सीएस हो, किसी भी सीएस का सैलरी फिक्स नहीं होता है। किसी प्राइवेट कंपनी में हो सकता है कि ये जाएंगे तो इनको जो है वो मान लीजिए करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं, हो सकता है मैं जाऊं तो लाख रुपए भी ना दे। कह रहे हैं कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके पास कितनी नॉलेज है और मेरे पास, और वो नॉलेज कंपनी के लिए कितना यूजफुल है। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि मुझे साइकोलॉजी आता है, ये नहीं चलेगा यहाँ। नॉलेज का मतलब है कि कंपनी के जो है वो चीजों के लिए कितना चीज मुझे आता है, जो काम किसको है, उस कंपनी को जितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक वैसे यहां पे कहा गया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे? वो आपस में बैठ करके ये तय करेंगे कि इनकी इतनी काबिलियत है, इसीलिए जो है वो इस पर्सन को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर को, या जो है वो डायरेक्टर जो है वो फाइनेंस को इतनी सैलरी क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। क्लियर है? कहा कि ये चीज जो है वो किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए क्योंकि सेक्शन 8 को क्या बोलते हैं, आप किस पर्पस के लिए बना है? नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इसीलिए यहां पे इन चीजों की कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी की यहां पे कंपलसरी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं है, चाहे तो आप रखें चाहे तो ना रखें। लेकिन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है, यही लोग जो है वो सेक्शन 8 वगैरह कंपनी में आपको कंपनी सेक्रेटरी भी दिखेंगे, मतलब जिनके ऊपर सबसे कम कंप्लायंसेस हैं, एक्चुअल में वही सबसे ज्यादा कंप्लायंस कर रहे होते हैं। रीजन ये है कि इनको जो है वो कुछ पैसे बचाने का नहीं है, इनको तो बस वो खास पर्पस को पूरा करना है। और जो लोग जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो तो हर चीज में जो है वो चिंदी चोरी करना चाहते हैं कि कहां से पैसे बचे, क्योंकि वो पैसा किसमें बटना है? कंपनी के मेंबर में, जिन्होंने कंपनी को बनाया उन्हीं में क्या करना है? बटना है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में भी जो है वो आपने क्या किया था? ये चीज पढ़ा था किसमें? कॉर्पोरेट इंटिटीज में पढ़ा था ना हमने। बस इसीलिए मैंने यहां पे बस लिख दिया है, रेफर चैप्टर दिस, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि आप लोग तो बड़े लोग, बहुत सी ध्यान में रहता है, तो कहां ये ध्यान में रहेगा कि इससे पहले भी किसी चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर किसी जगह पे कोई चीज रिपीट हो रहा है तो वो मैंने जो है वो नोट्स में हल्का से जो है वो क्या किया है, ब्रैकेट में लिख दिया है, ताकि आप वहां भी जाकर के, या अगर इस जगह रिवीजन कर रहे हैं और आपकी इच्छा हो क्यों नहीं वो वाला पार्ट भी अभी देख लेते हैं, तो उसको क्या कर सकें, आप देख सकें। इसमें से कोई ऐसा चीज नहीं जो रियली मुझे बताना चाहिए, फिर भी आप कहें तो हम लोग एक राउंड पढ़ सकते हैं। दिन चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, कंपनी का नेम, डॉक्यूमेंट। क्या इससे ज्यादा डिटेल में स्पाइस वगैरह का एक लाइन हमने नहीं देखा था? यहां पे बस एक जगह चिपका दिया है। अप्लाइंग फॉर बिजनेस लाइसेंस, ये एक जनरल कन्वर्सेशन है। कहा कि किस तरह के लाइसेंस के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, हम किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं और हम किस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं। बस इस दोनों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ढेर सारे, जैसे अगर मान लीजिए हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में आए तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग तो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कीजिए, पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो आपको बनाना है वो बनाइए। और उसके अलावा आपको जो है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी से, आईडीआरए से भी क्या करना पड़ेगा, उनसे भी क्या लेना पड़ेगा,
अप्रूवल और साथ ही साथ बड़े सारे लाइसेंस आपको जो है वो स्पेक्ट्रम के लिए भी लेना पड़ता है। अगर आप टेलीकॉम में हैं या आप जो है वो आईटी वगैरह में हैं, तो जिससे जो है आप ज्यादा बैंडविड्थ दे सके, 4G 5G जो ये सुनते हैं, ये सब स्पेक्ट्रम ही होता है, उसका आपको लाइसेंस दिया जाता है, तभी आप कर सकते हैं। अब इसमें मेजर जो है वो बिजनेस लाइसेंस जो है उसके बारे में हम सिर्फ नाम जानेंगे। देखिए, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि जस्ट गो थ्रू एंड लिव, बिकॉज एवरीथिंग मेंशन अंडर इट इज इधर ऑलरेडी डिस्कस और विल बी डिस्कस इन रेलिवेंट चैप्टर। जो जो चीज आएगा, कौन कौन सा जैसे आया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन। अगर आप बात करेंगे तो मैं इसके बाद जो 2-3 चैप्टर के बाद आपको लाइसेंसिंग प्रोविजन पढ़ाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा, लेकिन आप SBIL में भी उसके बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे। तो यहां सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक बिजनेस अगर बनेगा तो उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के तहत भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे और उसके साथ कल के डेट में किसी तरह का क्या हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसे या उसके डिपेंडेंट को तरह तरह का बेनिफिट, जिसमें मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट है और भी डिसेबलमेंट बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया, और ये हमने जो सेटिंग अप में पढ़ा है वो तो बहुत डिटेल है, लेकिन यहां लाइसेंस लेते वक्त थोड़ा और भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो आपका आएगा वेरियस लाइसेंस। जब पढ़ाऊंगा चैप्टर उसमें आएगा, जो 1-2 चैप्टर के बाद हम लोग करेंगे। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया कि ये बेसिकली जो है एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जिसके तहत एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सैलरी का कुछ हिस्सा डिडक्ट करता है और कुछ हिस्सा वो खुद उसमें मिलाता है, और इन दोनों पैसे को एक खास जगह पे रखा जाता है। ये जो रखा जाता है उसके लिए हर एम्प्लॉय का एक जो है वो यूनिक जो है वो नंबर मिलता है, जिसको प्रोविडेंट फंड का नंबर कहते हैं। अगर वो आज इस एम्प्लॉयमेंट से उठ करके क्या हो गया, किसी और एम्प्लॉयमेंट में चला गया, तो उस अकाउंट को बंद करने की जरूरत नहीं है, उसे लिंक किया जाता है दूसरे एम्प्लॉयर के साथ। और फिर अगर मान लीजिए कि रामदीन को अगर 100 रुपए मिलते हैं, उसे 100 रुपए नहीं देकर के उसे 90 रुपए दिए जाते हैं, उसका 10 रुपया हर महीने इसी फंड में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और एम्प्लॉयर भी जमा करता है, और इसके लिए एक यूनिक अकाउंट नंबर मिल गया। अब इस एम्प्लॉयर के पास से टाटा गुड बाय हो गया, दूसरे जगह काम करने चले गए, उस एम्प्लॉयर को जाकर के अपना जैसे बैंक अकाउंट का नंबर देते हैं, वैसे ही कौन सा नंबर दे दीजिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का नंबर दे दीजिए, पैसा आपका वहां पे क्या होगा, जाना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपसे बात करूं कि ये चीज हम लोग पार्ट 2 में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इस पार्ट में भी आने वाले जो है वो 1-2 चैप्टर के बाद थोड़ा और दिखा करके और बताऊंगा भी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है किसके लिए, टैक्स वाले चीजों के लिए, और इसमें अगर आप जो है सर्विस सेक्टर में हैं तो ऐसे केस में, और इसमें जीएसटी में थोड़ा सा और चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर जब लाइसेंस लेना बताऊंगा तब उसमें कंपोजिशन स्कीम वगैरह भी बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत डिटेल में आपको सर पढ़ाएंगे। यहां मैं हल्का सा बताऊंगा, लेकिन वो कब, जब हम लोग वेरियस लाइसेंस पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाइंग लॉ, कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, फिर लाइसेंस वो लेंगे जिस लॉ के तहत चाहिए रहेगा। अभी बस इतना जानिए कि अगर आप जो है वो गुड्स सर्विस सेक्टर में है, तो आपका जो है वो 20 लाख का अगर टर्नओवर हो जाएगा तो जीएसटी लेना क्या है, कंपलसरी है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एरिया में, जिसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलते हैं, जिसमें 11 स्टेट आते हैं, तो यहां पे अगर सर्विस का टर्नओवर कितना है, 10 लाख है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना, जीएसटी जो है वो नंबर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप गुड्स में है, क्योंकि इसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स के केस में बोला गया कि अगर आप नॉर्मली इन 11 जो है वो राज्यों को छोड़ करके, 11 स्टेट को छोड़ करके कहीं है तो कितना, और अगर इन स्टेट्स में है तो ठीक ऐसे ही सर्विस के केस में बाकी पूरे इंडिया में 20 है और इसमें कितना है, 10। अगर आप इसको आसान शब्दों में समझना चाहिए तो दोनों चीज हाफ कर दिया गया है इन 11 स्टेट्स में। रीजन यह है कि इन 11 स्टेट्स में ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कहा गया कि यहां पे इतना भी ट्रेड होने का मतलब बड़ा क्या हो गया, ये बड़ा इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अच्छा,
उद्यम रजिस्ट्रेशन, मैंने क्या बोला, या तो हम पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे। अब ये बताइए तो जरा, ये पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे? ये बहुत डिटेल में हमने उद्यम पढ़ा था, रुकिएगा जरा, जहां पलटना है पलट लीजिए, क्योंकि मुझे पता है पिछला नोट्स आप लेके आए होंगे नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं मुझे। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेकर के ठीक है, कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है, नहीं, इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेकर के हमने कुछ बातचीत की थी और इसका कहीं पे जिक्र किया था। आपके पास समय है 30 सेकेंड, आप रिकॉल कीजिए और आप सोचिए कि इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में कहां जिक्र किया था, आगे भी क्या जिक्र किया था। जिनको याद आ जाए हाथ उठा दीजिएगा। चलिए, एक हाथ उठे हैं, इधर से भी एक है, एक का बराबरी चल रहा है, दोनों टीम के एक पॉइंट हैं। बस एक खिलाड़ी मैदान में। अच्छा, सब लोग अब शिफ्ट कर गए जून पे क्या? अच्छा, नेक्स्ट दिसंबर। अच्छा, अभी 1-2 साल नहीं देंगे एग्जाम। चलिए सचिन, अच्छा, हाजी मनीष बाबू, ठीक है, कि जो बनाया है उस पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही आता है कि इनको बेनिफिट तब मिलेगा जब इन्होंने अपने आप को क्या कराया, एंड दैट रजिस्ट्रेशन इज नोन एज व्हाट, उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया तो हमने लिखा हुआ है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन वालों को ये क्या मिल रहा है, आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, आपने एमएसएमई का क्या ले लिया है, आपने एमएसएमई का जो है वो सर्टिफिकेट लिया हुआ है, लेकिन जब तक आप उद्यम रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आप क्या कहलाएंगे, स्टार्टअप जनरल टर्म में। लेकिन अगर डीपीआईआईटी पे जाकर के आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कराया तो आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जब तक, तब तक आप नहीं कहलाएंगे स्टार्टअप। ऐसे यहां पे बोला कि आपको उद्यम के तहत, सही कहा आप लोगों ने कि बड़े सारे क्या मिले हुए हैं, बेनिफिट तब मिलेंगे जब आप उसमें क्या करते हैं। तो इसीलिए लिखा है, अगर आप इसमें हैं, देखिए यहां पे मैंने कुछ लिखा है, तो गलती तो मैंने ही की है, पहले यहां पे लिखा है तो कहां पढ़ा है मैं भी पूछ रहा था। तो ये तो हमने कहां पे, एमएसएमई एक्ट, और याद कीजिए एमएसएमई एक्ट पूरा एक एक्ट पढ़ा था, स्टार्टअप के लिए क्या पढ़ा था, पूरा का पूरा एक चैप्टर ही हमने पढ़ा था, ठीक है। एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन, ये मैं आपको जो है वो लेने का तरीका बताऊंगा, कहां पे, जब हम लोग वेरियस लाइसेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी बस ये बता रहा हूं आइडेंटिफाइंग लॉ, लेकिन ये तब आपके ऊपर है जब आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आप इटेबल आइटम बनाते हैं, सप्लाई करते हैं या अपने पास रखते भी हैं, तो भी क्या करना पड़ेगा आपको। और यहां पे साफ बोला हुआ है कि कोई आउटलेट हो, कियोस्क हो और कैंटीन हो, कैटरर हो, कुछ भी आपका हो, कहा गया कि जो भी क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह से इटेबल सब्सटेंस को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको ये लाइसेंस क्या करना पड़ेगा। अब इसमें और कैटेगरी बताऊंगा कि इसमें स्टेट, सेंट्रल क्या बेसिकली होता है, कितने साल के लिए एप्लीकेबल होता है, ये बताऊंगा डिटेल में। ये डिटेल में इसलिए बताऊंगा क्योंकि और किसी जगह ये आपने नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए इसको क्या करूंगा, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन किसमें, वेरियस लाइसेंसेस। अभी क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं वेरियस लॉज एप्लीकेबल, और उसके बाद इसके तहत जो लाइसेंस है वो सारा लाइसेंस क्या करेंगे, हम लेंगे। अब वो लाइसेंस या तो हमने पहले ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पे क्या करेंगे, हम उस लाइसेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अगर आप जो है वो इंडिया आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कब एप्लीकेबल नहीं है? अगर आप ना कोई चीज इंडिया से बाहर भेजते हैं ना इंडिया के बाहर से कुछ क्या करते हैं, मंगाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से इंडिया के बाहर कोई चीज बेचते हैं या इंडिया के बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो ये आप तब तक नहीं कर सकते, ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीजों को इंडियन टेरिटरी से किसी भी और टेरिटरी में भेजना, क्या कहलाया? एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब होता है किसी भी और कंट्री से इंडिया में लाना, क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहता है। ये आप करने के लिए अलाउड नहीं है जब तक आपके पास क्या नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है। यही आपको इकोनॉमिक लॉ पढ़ाते वक्त बताऊंगा कि इसका क्या एक्सेप्शन है, यानी कि बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिए बिना भी हम किस किस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन वो यहां नहीं, क्योंकि यहां अलग है। वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वगैरह पढ़ाऊंगा, वहां पे बताऊंगा। यहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस लाइसेंस, तो वहां पे ये लाइसेंस लेना जरूर बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं किसी तरह की चीज का, तो वैसे केस में आपको ये लाइसेंस लेना क्या है, कंपलसरी। आइडेंटिफाइंग लॉज, अगर जो कंपनी नहीं करती एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके लिए एप्लीकेबल, कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं है उनके ऊपर है। कंपनी ईएसआई भी एप्लीकेबल नहीं है, पीएफआई के तक प्रोविडेंट फंड वाला, लेकिन क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है? इटेबल आइटम में नहीं है, कुर्सी बना रही है। अब मत कहिएगा सर कोई कोई तो देखते हैं खाता रहता है उसे मुंह लगा देता है, का वो उसका दिमागी संतुलन की बात है। ऐसे अगर कोई चीज इटेबल में नहीं तो क्या उसको एफएसएसआई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है? यही चीज तो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, कि हम किस तरह के बिजनेस में हैं, यानी किस इंडस्ट्री में हैं, और हम किस फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस फॉर ऑनलाइन बिजनेस, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस वगैरह में हैं तो ऐसे केस में सिर्फ सॉफ एंड क्या लगता है, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह। बाकी अगर कंपनी फॉर्म है तो कंपनी लॉ के ही नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे, कोई और प्रोविजन नहीं लगेगा। लाइसेंस नीडेड फॉर एन इंडियन फैक्ट्री, इसका मतलब है कि अगर आप फैक्ट्री हैं तो बताइए फैक्ट्रीज एक्ट में कितने सारे चीज हमने पढ़ा हुआ है कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत ये वाला कंप्लायंस, ये वाला कंप्लायंस और ये चीजों को करना है। तो कहा गया कि अगर आप फैक्ट्री अपना बनाए हुए तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे, वहां आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। और याद कीजिए इससे रिलेटेड प्रोविजन हमने कुछ पढ़ा था कि फैक्ट्री स्टार्ट जब होता है तो उस समय कैसे जो है, हम आंसर निकल जाएगा। जब फैक्ट्री स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट तब तक नहीं होगा जब तक आप एक खास कंप्लायंस नहीं करते हैं। ये कंप्लायंस की जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है और वो कौन सा कंप्लायंस होता है, याद रखिएगा। इसको लेकर के जो है वो दो तरह का मेन कंप्लायंस है। देखता हूं कितना कुछ आप रिकॉल कर पाते हैं। जब किसी जगह नया फैक्ट्री स्टार्ट होगा तो उसको लेकर के किसी पर्सन के ऊपर कुछ कंप्लायंस है, और वो कंप्लायंस लाइसेंसिंग वाला चीज की मैं बात कर रहा हूं, शुरुआत करने को लेकर के। उसके सारे प्रोविजन जो है वो क्रेचेज से लेकर के वर्किंग आवर वगैरह मत बता दीजिएगा, सिर्फ स्टार्ट को लेकर के है। और इसके लिए समय दिया 30 सेकेंड, एकदम सोचिए और फटाक से बताइए। इसमें तो अब नए खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं, आपका भी ये हो चुका है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि मुझे चेहरा ध्यान है कि किनका किनका क्या क्या हो चुका है। ये तो किसी से भी पूछ सकता हूं। ये प्रिया से, प्रिया, अच्छा आज 8:30 वाला मैसेज किनके तरफ से था कि ऊपर क्लास होगी? ये मतलब प्रिया आप ही लोग में से किन्हीं का नाम है ना? अच्छा आप ही ने किया था ना, ओके। मुझे लगा कि कहीं मैंने गलत ये तो नहीं नाम देखा है, क्योंकि मैम का कहीं मैंने नंबर सेव नहीं किया। हाँ जी, आप तो प्रीति है ना? इधर एक प्रीति, इधर एक प्रीति, बीच में प्रिया। हाँ पी से एक हुआ पिंकी। क्या क्वेश्चन रिपीट करने बोला किसी ने? क्वेश्चन रिपीट करूं? फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्री को स्टार्ट करने से रिलेटेड एक प्रोविजन दिया हुआ है कि कोई भी जो है वो फैक्ट्री स्टार्ट होगा उससे पहले एक खास तरह का प्राणी कुछ खास तरह का जो है वो कंप्लायंस करता है, उसके बाद ही जो है वो श्री गणेश होगा फैक्ट्री का। उसको लेकर के क्या प्रोविजन दिया हुआ है ये मैंने पूछा है। लगता है विपुल को बहुत ज्ञान हो गया, आजकल बहुत ध्यान रख रहे हैं कश्मीरी गेट का।
कश्मीरी गेट इस तरफ है और दूसरे तरफ क्या है, नेहरू प्लेस वाला ना, उस मेट्रो स्टेशन भेज दूंगा, एकदम दूर वाला हो जाएगा। बताइए, तब आप ही बताइए। ओहो, ये तो अभी अभी पढ़े हैं ना। ठीक है, रुकिए, जिनको ज्यादा दिन हो गया उन्हीं पे आते हैं। बताइए अंकित। रुकिए, ठीक बोला इन्होंने? नहीं बोला तो क्या गलत बोला ये बताइए। और इसको करेक्ट कीजिए। हाँ, कीजिए करेक्ट। और सीजनल फैक्ट्री पहली बार करेंगे तो 15 ही दिन पहले। ऐसे भूलिएगा कैसे, याद रखना है। देखिए, अगर जो है वो आप नया फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो फैक्ट्री स्टार्ट करने से कितने दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना किसको दीजिए, तभी आप नया फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर सीजनल फैक्ट्री भी है तो कितने दिन पहले, और अगर आपका नॉन सीजनल फैक्ट्री है तो एक बार 15 दिन पहले सूचना दे दी, काम खत्म, अब बिंदास काम कीजिए, बाकी कंप्लायंस करते रहिए। लेकिन अगर सीजनल फैक्ट्री है तो वैसे केस में जितने बार रिज्यूम होगा उससे कितने दिन पहले, 30 दिन पहले, ये चीज है। तो यहां पे अगर आप किस में आते हैं, अगर आप जो हैं वो फैक्ट्री में आते हैं तो आपको वेलफेयर से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड ये सब लाइसेंस लेने पड़ेंगे या नहीं। इसी में एक खास वर्ड भी बोला था कि एक तो पहले फैक्ट्री आपके पास है तो एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग प्रोविजन आ गया, आइडेंटिफाइंग लॉज। लेकिन इस फैक्ट्री के भीतर भी एक खास बात है कि अगर ऐसा वाला फैक्ट्री है तो उस केस में कुछ और भी प्रोविजन, कौन सा, हाँ, अगर वहां पे कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, हैजार्डस, विच इज नॉट इलीगल, हैजार्डस, जो हमने कहा था पेस्टिसाइड बनाना, तो किसी तरह का पेंट, सीमेंट, ये सब बनाना, तो उस केस में और भी चीज था। देखिए, यही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लॉज को कि कहां कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, तो किस फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं और किस इंडस्ट्री के भीतर आप कर रहे हैं। और उसमें भी अगर फैक्ट्री है, एक ये भी फैक्ट्री है, इस कंपनी का भी फैक्ट्री है, लेकिन इनका वाला हैजार्डस है, तो इनके लिए और भी लॉज एप्लीकेबल हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि हैजार्डस को लेकर के दिया हुआ है साइट अप्रूवल कमेटी से लेकर के बाकी सारे हेल्थ चेकअप और कंपलसरी बेसिस पे जो कंटिन्यूअसली चीजों को कर रहे होते हैं। ये वो चीज है जो हमने यहां से तकरीबन 7 महीने पहले, 8 महीने पहले किया था। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो आपको कितना याद है। कुछ लोग तो अभी ताजा ताजा किए हैं, इसीलिए थोड़ा चहक रहे हैं, क्योंकि इनका जो है यहां से क्या हुआ है अभी शुरुआत। लेकिन उसमें ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, ये 30 दिन, ये 15 दिन, 15 दिन दोनों ही केस में है, 30 दिन अगली बार से है रिज्यूम करने पे, किस चीज को, सीजनल फैक्ट्री को लेकर के। चलिए, यही चीज यहां दिया हुआ है, सेफ्टी लेकर के, सारे चीज को लेकर के। आइए, एडिशनल लाइसेंस, अगर मान लीजिए आप और किसी भी एरिया में है, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, तो इस केस में कंपनी लॉ के अलावा आरबीआई, आईआरडीए, इन सब के कंप्लायंस करने होंगे या नहीं करने होंगे। टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग लॉ कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्या लगेगा, टैक्सेशन का जो है वो क्या लगेगा, एस्पेक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मेजर लेबर लॉस एप्लीकेबल। अब इसमें कहीं भी रट्टा नहीं मारना है, यहां से अब आपका कट्टम कुट्टी शुरू होगा। ये कहीं भी ऐसा चीज नहीं है जो पूरा रट लेना है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द ट्रेड यूनियन एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, ऐसे करके काम नहीं करना है। ये बस चूंकि आपके जो है वो सिलेबस का पार्ट है तो लिख दिया गया, इसको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारा तो आप अलग से पढ़ते हैं। जैसे मुझे बताइए, ये पढ़ा है, ये भी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, फैक्ट्रीज एक्ट। देखिए, इसमें से तो बहुत सारे तो हमारे कोर्स में ही थे, एसवीआई में जो हमने पढ़ा है, बाकी का नाम है तो है दिया हुआ है। अगर कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड लॉ
क्या जरूरी हो सकता है? जो लोग मॉड 2 में हैं उन्होंने आईपीआर का बेसिक राउंड पढ़ लिया है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी याददाश्त बरकरार है। मुझे याद है कि आपने पूरा का पूरा वो बेसिक क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। वहां पे हमने जो है वो बहुत तरह के 5 मेजर जो है वो एरियाज के बारे में बात किया था। कौन कौन सा? पेटेंट किस चीज के लिए है? इन्वेंशन वाले चीज के लिए। कॉपीराइट किस किस चीज पे? कोई भी लिटरेरी, ड्रामेटिक या कोई भी आपका फिल्म, सिनेमेटोग्राफिक, इन सारे चीजों पे है। ट्रेडमार्क किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किस फॉर्म में हो सकता है? लोगो, सिंबल, इन सारे फ्रेज, इन सारे फॉर्म में से किसी में हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हमने डिजाइन पढ़ा था। डिजाइन में हमने क्या ऐसा चीज बोला था जो आपके ट्रेडमार्क से अलग था? डिजाइन किस चीज पे मिलता है? डिजाइन के ऊपर रजिस्ट्रेशन। ऐसे नहीं, एक आदमी बोलिए बोलिए। वो तो ट्रेडमार्क, यही तो वे बोला था। हाँ, कि शेप डिजाइन, इसी पे तो हमने कहा था जो 3D होगा, चाहे वो पंखे का डिजाइन हो, चाहे वो कार का डिजाइन हो। मर्सिडीज वाला जो है वो क्या लगा दिया? मर्सिडीज वाला अगर जो है वो आपने किसी भी गाड़ी पे ये लगा दिया तो ऐसे केस में ये ट्रेडमार्क का क्या हो गया? लेकिन वही मर्सिडीज कार का मॉडल मारुति कंपनी ने बना लिया तो क्या हो गया? ये डिजाइन का क्या हो गया? इन्फ्रिंजमेंट। तो जो लोग फिर मॉड 2 में पहुंचेंगे, ग्रुप 2 में वहां देखेंगे। तो अब यहां कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो किस दायरे में आता है? आईपीआर। तो आपके ऊपर आइडेंटिफाइंग लॉज, तो उस केस में अपने चीज पे पेटेंट लीजिए, ट्रेडमार्क लीजिए, क्या कीजिए? कॉपीराइट। और अगर आप उस चीज को ग्लोबली ट्रेड करते हैं तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि क्या कीजिए? इंडिया से बाहर भी, जो आपको सेकेंड राउंड में बताऊंगा कि थोड़ा बहुत तो मैंने जिक्र बस किया था, लेकिन उसको बोला था कि ये जब हम अब राउंड करेंगे तो क्या करेंगे? उसमें और भी चीजों को पढ़ेंगे, जहां पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली कहता है कि कल के डेट में जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड रिलेटेड, जिसको ट्रिप कहते हैं, तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी इंडिया और इंडिया से बाहर के देशों के बीच में आपस में समझौता है कि ऐसा ना हो कि हम जो चीज का इंडिया में पेटेंट ले, यूएसए में जो है वो उस चीज को जो है वो फोकट में बना रहे हो। हमारा कोई बुक अगर इंडिया में पब्लिश हो तो ये नहीं है कि यूएसए में उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, या यूएसए में हॉलीवुड की फिल्म, हॉलीवुड बोलते हैं ना, हॉलीवुड की कोई फिल्म है तो ये नहीं कि बॉलीवुड में आकर के उसका डबिंग करके बिंदास किए जा रहे। कहा नहीं, हम आपके चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे और आप क्या कीजिए? हमारे चीजों को प्रोटेक्ट कीजिए। और इसके लिए यही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लॉ को। तो उस केस में आपको ट्रिप, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के तहत अपने चीजों का क्या लेना है? लाइसेंस लेना रहेगा। और अगर आप नहीं लेंगे तो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन मुझे बताइए, मेरे चीज में कहीं पेटेंट वाली बात ही नहीं है, कुर्सी बना रहा हूं, तो क्या मेरे लिए एप्लीकेबल है? तभी तो आइडेंटिफाई करें। नहीं है हमारे लिए तो हमें लेने की जरूरत। लेकिन अगर आप ऑथर हैं, पब्लिशर हैं, तो वैसे केस में जरूरत हुआ या नहीं कॉपीराइट का? इंडिया में कराइए। और साथ ही देखिए अब लिमिट है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, तो दोनों चीज एप्लीकेबल। यहां के लिए रहेगा तो यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास कराएंगे, यहां का सारा प्रोविजन हमें पता है। वहां के लिए रहेगा तो इसी चीज को आप ट्रेड रिलेटेड, जिसको ट्रिप बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेनेवा में है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां जाकर के हम अपने चीजों को क्या करते हैं? मतलब ये नहीं कि पैदल जाना पड़ता है कांवड़ लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है।
यहां पे आप रजिस्टर जो कराएंगे, जैसे यहां की अथॉरिटी में कराते हैं, वैसे ही क्या करेंगे, वहां के सारे डॉक्यूमेंट देंगे और वो वेरीफाई करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे पहले से ही इस चीज को क्या किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर दोबारा रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। इंश्योरिंग इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये बेसिकली कहा गया कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें बड़े सारे लोगों के साथ आपको जो है वो डील करने पड़ते हैं, तो ये हमें सजेस्ट करते हैं कि इन चीजों को आप ओरली ना करके बेसिकली क्या करें, आप इन चीजों को कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में करें। और कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा हमने पढ़ा है, उसके तहत जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत उनके साथ क्या कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अब रुकिएगा जरा, इसी से रिलेटेड मैंने कोई एक वर्ड बोला था और एक जो है वो चैप्टर पढ़ाया था, गिने चुने पढ़ाए, फिर भी आप लोगों पे कुछ ज्यादा ही मुझे भरोसा है, इतना तक हिंट दे दिया। एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमने इसी तरह की ढेर सारी बात की थी कि हमारे बिजनेस करने के दौरान हमें बड़े सारे लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है। अब मुझे आप बताएंगे कि वो क्या चैप्टर था। हाँ, अब तो आंसर आ गया। बिजनेस कोलैबोरेशन हमने किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो अपने बिजनेस के दौरान बड़े सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं, कुछ इंडिया से बाहर और कुछ इंडिया में। कुछ लोगों से रॉ मटेरियल लेते हैं इसीलिए जुड़ते हैं, कुछ लोगों को अपना चीज बना करके देते हैं ताकि वो मार्केट में क्या करे, पहुंचाए। और इस दौरान कहीं कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए उनके साथ क्या कर लेना ज्यादा अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना ज्यादा अच्छा है। और यही कॉन्ट्रैक्ट करने वाला चीज हमने वहां पढ़ा था, इसी को बिजनेस हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन। लेकिन बिजनेस कोलैबोरेशन जब करते हैं तो अलग अलग फॉर्म में कितने जगह कॉन्ट्रैक्ट बना करके करते हैं। और हमने पढ़ा भी था बिजनेस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या क्लॉज जो है वो होना चाहिए। तो कहा कि अगर आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आपको बहुत सारे लोगों से जुड़ना पड़ता है और रेगुलर बेसिस पे। अगर मान लीजिए कि हमने इनको कहा कि आप हमें प्लास्टिक सप्लाई करें, अरे भाई इस कंपनी का काम ही है प्लास्टिक जो है वो क्या करना, सप्लाई करना, तो ये प्लास्टिक मैं कुर्सी बनाता हूं मुझे भी देंगे, जो टेबल बनाते हैं उनको भी देंगे, या जो और प्लास्टिक के सामान बनाते हैं उनको भी देंगे, तभी तो इनका भी धंधा चलेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है, नहीं किया मैंने। अब मैं इनको कहता हूं कि मेरे पास 100 केजी जो है वो प्लास्टिक भेज दीजिए, ये कहता है नहीं अभी नहीं भेज सकते, अभी मेरे पास बहुत ऑर्डर रखा हुआ है, अभी हम आपको नहीं दे सकते। अब मुझे बताइए, मेरा बिजनेस का तो ऐसे का तैसा, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है चेयर का, लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं है मेरे पास। लेकिन यही अगर इनका और मेरे बीच में जो है वो पहले से बिजनेस कोलैबोरेशन रहता और इस बिजनेस कोलैबोरेशन को हमने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है वो इंप्लीमेंट कर लिया रहता कि जब जब मैं आपको ऑर्डर दूंगा मैक्सिमम 7 दिन के भीतर आप मुझे उतना रॉ मटेरियल क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, और इतने केजी तक का, वो कॉन्ट्रैक्ट में रहता कि 100 केजी तक का। और मैं भी इनको कहता कि आप जिस दिन मुझे ये दे देंगे उसके 10 दिन के भीतर हम आपको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अगर ऐसा नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया तो क्या मैं इनको जो है वो स्यू कर सकता हूं और मैं कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकता। लेकिन अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो मैं ऐसे केस में कोई भी ऑर्डर लेने लगूंगा तो बस देख लूंगा कि मैक्सिमम टाइम इन्होंने कितना लिया हुआ है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कितने दिन, 7 दिन। तो अगर मुझे किसी को चेयर बना करके देना है तो मैं देखूंगा ये चेयर बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, तो मुझे 3 दिन लगते हैं 100 चेयर बनाने में। लेकिन इनके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये कितने दिन में दे सकते हैं। अगर कमबख्त ने 7वें दिन ही दिया तो मैं उनको बोलूंगा 11 दिन में मैं आपका चीज आपको क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा, 11 दिन के भीतर तक ही। लेकिन अगर ऐसा कोई मेरे इनके साथ एग्रीमेंट ही नहीं और मैंने इनसे मांगा तो कहते हैं पहले से बहुत ऑर्डर है, 1 महीने लग जाएंगे, हो गया ना मेरा बेड़ा गर्क। फॉर दैट वेरी रीजन यू आर मेकिंग बिजनेस कोलैबोरेटर्स, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। और उनके साथ कैसे जुड़ते हैं, ताकि आपकी भी अकाउंटेबिलिटी रहे और उनकी भी क्या रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार से सामान मांगते हैं और मान लीजिए कि दुकानदार ने सामान नहीं दिया तो आप क्या बोलिएगा कि दिमाग खराब हो गया, क्यों ये सामान नहीं रखा है, तेरा सामान क्यों खत्म हो जाता है, इतनी जल्दी जल्दी सामान खत्म हो जाता है। मैं उतर करके इतना ऊपर से नीचे आया, पता है 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, आकर के शुरू कर देते हैं और जब घुसते रहते हैं तो गौर से देखते हैं कि इतना लेट क्यों हो गया, जो खाए रहते हैं ऐसे ही पच जाता है, और ऊपर से आए और बोल रहे हो कि कुरकुरे है भी नहीं। कर पाएंगे ऐसा? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई भी आपके साथ डील
लेकिन अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ और अगर इन्होंने उतने दिन में नहीं दिया तो मैं इनको कह सकता हूं, आपको तो मैंने बोला हुआ था कि जब भी मैं मांगूंगा कितने दिन के भीतर देंगे, 100 दिन, 10 दिन के, एक सप्ताह के भीतर 100 केजी तक हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। नहीं तो ये क्या बोलते, आपके लिए क्या मैं रोक करके रखूं रॉ मटेरियल? लेकिन अब ऐसा बोल सकते हैं ये, दैट वेरी रीजन वी रिक्वायर्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट की हमें जरूरत होती है। अगर कंपनी को वाइंड अप भी करना है या बिजनेस एंटिटी को वाइंड अप भी करना है तो हमें किसकी जरूरत होती है? लॉ की। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लॉ आइडेंटिफाई जो आप करते हैं बिजनेस करने के लिए, वो सिर्फ स्टार्ट के लिए नहीं, खत्म भी होगा तो किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जब आप स्टार्ट करने लगे तो आपके माइंड में यह रहना चाहिए कि जिस दिन इसको स्वाहा करना रहेगा उस दिन भी जो है वो इसका अंत जो है वो इतने प्रोसेस के साथ होगा। ये सोच करके आप बिजनेस को क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फटाक से खत्म भी हो जाए तो प्रोप्राइटरशिप और किसमें रहिए, पार्टनरशिप में, क्योंकि कंपनी फॉर्म में, इनकॉर्पोरेशन में जिस तरह का टाइम लगता है उससे बहुत ज्यादा टीडियस वर्क है क्या करना, वाइंडिंग अप करना। अब यहां से आपका जो एस्पेक्ट है ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक लॉ एंड जनरल लॉ। कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो हर केस में एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप जो है वो कंपनी फॉर्म में बिजनेस में आए तो एनुअल कंप्लायंस, एनुअल रिटर्न, ये सब आपके ऊपर क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। टैक्स के प्रोविजन, ईएसआई का प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड प्रोविजन एप्लीकेबल रहेंगे। अगर आपका फैक्ट्री होगा तो फैक्ट्रीज एक्ट क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल काम करते हैं तो वहां पे क्या लगेगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो लगेगा। अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं तो एप्लीकेबल होगा, हैजार्डस वर्क करते हैं तो इसका मतलब कुछ चीज क्या हो गया, कंपलसरी। जो मैंने आपको कहा कि अगर आप कंपनी में, कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होगा, प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, इनकम टैक्स के प्रोविजन क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। और कुछ ऐसे चीज होंगे जो किस चीज पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक। जैसे अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको इकोनॉमिक लॉ में, नाम ही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक लॉ में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अलग अलग एरिया सेज को इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता है और वहां पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट ही नहीं होता है। कहते हैं ये इंडिया से बाहर का पार्ट है। क्यों? ताकि हमें वहां काम करते वक्त ना एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़े ना, क्योंकि अगर यूएसए से यूके में कोई सामान जा रहा है तो आप उनसे एक्सपोर्ट ड्यूटी लीजिएगा या इंपोर्ट। यूएसए में कोई बिजनेसमैन है और वो यूके को सामान दे रहा है तो यूएसए वाला भी मारेगा और यूके वाला। हम कोई होते हैं उनसे टैक्स लेने वाले, लेकिन अगर इंडिया से कोई चीज बाहर गया है तो उनपे कौन सा लगाएंगे आप ड्यूटी, एक्सपोर्ट। और अगर इंडिया में कुछ आया है तो कौन सा ड्यूटी, इंपोर्ट। लेकिन अगर यूएसए से यूके में गया है तो ना एक्सपोर्ट हुआ ना, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया टेरिटरी से किसी और टेरिटरी में जाना, और इंपोर्ट का मतलब किसी भी और कंट्री से कहां आना। जब यूएसए से यूके में जा रहा है तो क्या इंडिया से आ रहा है या इंडिया में जा रहा है, नो, तो हम उस पर कोई लॉ नहीं लगाए। तो ऐसे ही कुछ लॉ जो है वो जनरल है, सब पे एप्लीकेबल होगा, और कुछ क्या हो गए, स्पेसिफिक। तो अब बारी आती है किसकी, स्पेसिफिक लॉज की। और जस्ट सी एट ए ग्लांस, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक बार देखने के लिए है। तो इसके बाद जो भी चीज है उसमें आप कंप्लीटली लिख सकते हैं कि ये आपको कहीं भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहां के बाद जितने भी चैप्टर, देखिए कितने खुश होकर के कितने जल्दी से निकिता ने फटाक से जो है वो क्या किया, ये काम तो कर ही दो। पेंसिल से कहीं पे आप उसको चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं या इसके ऑनवर्ड आप कहीं लिख सकते हैं कि इसके बाद जो भी चीज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार देखना है। वो मेरे ही साथ देख लीजिए, कहीं और नहीं। अब इसमें जो है वो ट्रेडिंग एंड रिटेल इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए देखते जाइए। अगर आपकी जो है वो रियल एस्टेट कंपनी हो सकती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इंफ्रा, इन्वायरमेंटल लॉज, इतने तरह के लॉज क्या हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप जो है कोई ऐसा यूनिट बना ही नहीं रहे जो पॉल्यूशन करता है तो क्या आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं, तो एप्लीकेबल होगा। तो बस यहां पे यही बस देखना है कि अगर रहा तो कैसे एप्लीकेबल होगा। तो ट्रेड एंड रिटेल इंडस्ट्री में है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। कहीं पे कुछ भी नहीं देखना है, क्यों देखेंगे, कितना इसको रटना थोड़ा है। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपके ऊपर ये सारे एक्ट क्या होंगे, कोई प्रोविजन नहीं है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक्ट का
नाम दिया हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है। बस इसके बाद वाला ही जो हमारा क्लास शुरू होगा उसी में हम लोग पहुंच जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज जब हम पढ़ेंगे उसमें एनबीएफसी पूरे डिटेल में आएगा आपका। फार्मा इंडस्ट्री में है तो अगर मैं कट नहीं करूं इसका तो ये नहीं कि कट नहीं है, वहां के बाद स्पेसिफिक लॉ के बाद कहीं भी आपके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए फार्मा इंडस्ट्री में इतने सारे एक्ट का नाम है जो आपके ऊपर क्या होगा, जस्ट इमेजिन इसके भीतर कितना होगा। ये तो सिर्फ किसका नाम है, एक्ट का नाम है। लेकिन अच्छी बात है कि ऐसा कोई चीज आपके सिलेबस में नहीं है कि सारे एक्ट क्या करके आओ। लेकिन अगर आप कहीं काम कीजिएगा और कल के डेट में अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में सीएस बने तो आपको बाकी चीज नहीं लेकिन इसमें जितने दिए हुए सब क्या करना पड़ेगा, सब पे कमांड रखना पड़ेगा। और बड़े सारे जो आपने पहले पढ़े होंगे वो आपके लिए थोड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो वाला चीज नहीं, बल्कि इसको ज्यादा क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। फार्मा इंडस्ट्री में देखिए नंबर तक इसलिए दिया 22 तक और है 29, तभी तो फार्मास्यूटिकल्स में कम लोग क्या करते हैं, आते हैं आपके। बैंकिंग इंडस्ट्री में है तो कितने, 16, 24, 32, इतने सारे सिर्फ क्या है। और हम समझते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई, बस इतने से ही काम चल गया। इंश्योरेंस में है तो कितने, 14 तक हैं, 14 तक हैं, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये फिर क्या हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज में हो गया। तो इसलिए मैंने बोला कि डिटेल की क्या होता है, क्या क्या प्रोविजन है, सब बताऊंगा। एनबीएफसी के बारे में बहुत डिटेल, महा डिटेल। तो ये जो है वो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, ये सारे के सारे प्री कंडीशन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और ये है आपका पोस्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पहले जमीन एक्वायर करेगी, फिर बनाना शुरू करेगी, फिर पोजीशन देगी। तो तीनों स्टेज में कौन कौन सा बेसिकली लॉज एप्लीकेबल है वो यहां दिया हुआ है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसमें कम ही लगा, हाँ। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इसमें भी ढेर सारे हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इतने सारे थोक के भाव से। मीडिया एंड कम्युनिकेशन रुकेगा, मीडिया एंड कम्युनिकेशन रुक गया 31 पे जाकर के। ये सिर्फ एक्ट है जो उस इंडस्ट्री पे क्या होगा, लेकिन हम नहीं है मीडिया एंड इंडस्ट्री में, तो हमारे ऊपर होगा नो। इंफ्रा इंडस्ट्री में और इन्वायरमेंटल लॉज में ये सारे के सारे क्या है, इसमें देखिए एक ये भी चीज आता है, कौन सा वेस्ट, ई वेस्ट। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा और उसका एग्जाम्पल आपका खुद का मोबाइल, कहां पे क्या है कभी अगर ढूंढने लगेंगे तो खुद आपको जो है वो चीजें नहीं मिल रही होती है, हर चीज बस पड़ा हुआ है और ढूंढने जाए तो वही तो कचरा हो गया। ये भी फोटो है, वो भी क्लिप है, किसी ने ऐसे किया था तो वो वाला भी फोटो है, किसी ने ऐसे करके भेजा तो वो भी है, किसी ने ऐसे बोल दिया तो वो भी रख लिया कि पता नहीं कब इस पे क्या सिंग लगा करके भेज देंगे। किसी ने सिंग लगा करके भेजा तो भी जो है वो रख लिया, पूछ लगा के भेजा वो भी रख लिया। दिस ऑल आर व्हाट, ई वेस्ट है। चलिए ये सारा चीज था लॉ को क्या करने को लेकर के हमने आइडेंटिफाई किया है। अब जहां जहां हमें लाइसेंस की जरूरत होगी वो हम क्या करेंगे, और इसमें से कुछ को तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, लाइसेंस और बाकी चीज पढ़ चुके हैं। तो अब इसके बाद ये चैप्टर फिलहाल हमारा क्या हो गया, खत्म। अब इसके बाद हमें हमला करना है अपने एक दूसरे सेगमेंट पे। और मैंने आपको कहा कि हमने जो है वो बिजनेस को कैसे कैसे बांटा, कॉर्पोरेट एंटिटी और नॉन कॉर्पोरेट। फिर एक एलएलपी उठाया क्योंकि वो उसमें फिट नहीं। अब उसी में जो हमने कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में पढ़ा था उसी में जो है वो हमें फाइनेंशियल नेचर के जो भी है, चाहे वो कॉर्पोरेट फॉर्म में हो चाहे किस फॉर्म में हो, लेकिन वो बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में है, तो उसमें हमें देखना है कौन कौन सा होगा। तो चलिए ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।